एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। दिस इज चेष्टा एंड आज के वन शॉट में बात करेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी के थर्ड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। इससे पहले कि ये चैप्टर मैं स्टार्ट करूं, मैं यूनिवर्स से ये मैनिफेस्ट करना चाहूंगी कि मैं आपको पूरी अच्छी तरह से ये चैप्टर समझा पाऊं, और आपके लिए भी मैं मैनिफेस्ट करना चाहूंगी कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर रिटेन कर पाओ और नीट 2026 में इसमें से कुछ क्वेश्चंस जरूर है। तो चलिए बिना देरी किए पॉजिटिव ऑरा के साथ इस ब्यूटीफुल से चैप्टर को इन ब्यूटीफुल नोट्स के साथ हम करते हैं। इन नोट्स में एनसीईआरटी की सभी लाइंस इंक्लूडेड है और पीवाईक्यू का ईयर भी मार्क्ड है। तो देखो, चैप्टर का नाम है हमारे पास प्लांट किंगडम। ये प्लांट किंगडम कहीं तो सुना होगा। इससे पहले जो चैप्टर आप पढ़कर आए हो यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें याद करो आपने एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उन 5 किंगडम में से एक किंगडम क्या था? प्लांट किंगडम था, जिसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी स्पीसीज हैं, उनके पास सेलुलोजिक सेल वॉल थी। ठीक है, अब देखो, जिस तरह से आपको एनिमल किंगडम का थोड़ा सा आइडिया होगा या क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा आइडिया होगा, आपको पता होगा किंगडम के नीचे हायरार्की में जो सिस्टम आता है क्लासिफाई करने का वे आता है, वो होता है फाइलम। जैसे एनिमल किंगडम को हम फाइलम्स में क्लासिफाई करते हैं कि पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इसी तरह से प्लांट किंगडम को हम फाइलम्स में नहीं डिविजन्स में क्लासिफाई करते हैं। यानी फाइलम या डिविजन कुछ नहीं है। एनिमल्स के केस में जिस चीज को हम फाइलम बोलते हैं, प्लांट के केस में उस चीज को हम क्या बोलते हैं? डिवीजन बोलते हैं। तो प्लांट किंगडम में यहां पर हम 5 डिविजन्स की बात करेंगे। पहली है हमारे पास एल्गे, फिर है ब्रायोफाइट्स, तीसरी है टेरिडोफाइट्स, चौथी है जिम्नोस्पर्म और पांचवी है हमारे पास एंजियोस्पर्म। इससे पहले हम इन डिविजन्स की बात करें, थोड़ी सी बात करते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम की। कोई तो कभी फर्स्ट इंसान ऐसा आया होगा ना, फर्स्ट पर्सन ऐसा आया होगा जिसने ट्राई किया होगा कि चलो चलो इन प्लांट्स को या इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था यानी अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें दिया था लीनियस ने। अब लीनियस ने क्या किया था ना, जब प्लांट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की थी, तो सुपरफिशियल कैरेक्टर्स यानी बाहरी तौर पर दिखने वाले सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लिया और प्लांट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स यानी कि असेक्सुअल कैरेक्टर्स और साथ साथ में एंड्रोशियम स्ट्रक्चर यानी कि सेक्सुअल कैरेक्टर्स को लिया। लेकिन इस मेथड की अपनी कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ खामियां थी। वो लिमिटेशंस या वो खामियां ये थी कि देखो हुआ क्या था, इन्होंने वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दे दी। अब इतने थोड़े से कैरेक्टर्स को देखकर जब इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की, तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स, जबकि वो क्लोजली रिलेटेड थे, जस्ट बिकॉज वो बाहर से दिखने में एक जैसे नहीं है, उनको सेपरेट कर दिया गया। तो फर्स्ट इसकी लिमिटेशन यही थी कि इसने सेपरेट कर दिया था क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को, क्योंकि ये सिर्फ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे था। जस्ट बिकॉज वो बाहर से सिमिलर नहीं दिख रहे थे, तो इन्होंने उसको क्या किया? अलग कर दिया। फिर यह था कि इक्वल वेटेज दी गई वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सेक्सुअल कैरेक्टर्स यानी एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को। अब आपको पता है बदलते मौसम के साथ तो लोग बदल जाते हैं, ये तो फिर भी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है। अब जैसे जैसे मौसम बदलेगा तो प्लांट जैसा दिखता है वो भी बदल सकता है, उसकी लीव्स, उसका जैसा दिखने में अपीयरेंस है, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी बदल सकते हैं। तो ये इसकी दूसरी लिमिटेशन थी। फिर आया हमारे पास नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमें दिया गया बेंथम और हुकर के द्वारा। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की ये बात थी कि इन्होंने बाहरी तौर पे यानी एक्सटर्नल फीचर्स यानी मॉर्फोलॉजी देखने के साथ साथ एनाटमी यानी कि इंटरनल फीचर्स भी देखे। इन्होंने अल्ट्रा स्ट्रक्चर है मतलब कि सेल का कंप्लीट डिटेल स्ट्रक्चर देखा, और साथ साथ में एनाटमी देखी, एम्ब्रियोलॉजी देखी और फाइटोकेमिस्ट्री मतलब उस प्लांट के अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स का भी जिक्र किया। फिर आता है हमारे पास फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये इस टाइम पे जो हम वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वही है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कोई ऑर्गेनिज्म या कोई प्लांट आपको आज दिख रहा है तो आप उसको ट्रेस करते हो इवोल्यूशन वाइज कि इससे पहले वाले ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, या फिर ये किससे कनेक्टेड कर रहा है, या अगर 2 या 2 से ज्यादा स्पीसीज एक दूसरे से दिखने में या बिहेवियर वाइज कॉमन है, उनमें कुछ सिमिलैरिटी है, तो मतलब उनका क्या होगा? कुछ कॉमन एंसेस्टर होगा। तो ये तो बात थी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम की, यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात की। यानी कोई भी ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो सेम टेक्सा से बिलोंग करेंगे, उनका जरूर कोई ना कोई कॉमन एंसेस्टर होगा। फिर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी।
देखो, अगर कोई ऐसे प्लांट्स वगैरह हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका हमें फाइलोजेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं पता, हमें इवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशन उनकी नहीं पता, तो हम कुछ ये वाले मेथड्स यूज करते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, साइटोटेक्सोनोमी और कीमोटेक्सोनोमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी हम कैसे करते हैं? कंप्यूटर्स का यूज कर जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं उनको हम कुछ नंबर्स और कोड्स दे देते हैं। अब इसका फायदा क्या है कि क्योंकि हम सॉफ्टवेयर के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा इस काम को प्रोसेस कर रहे हैं, तो हम एक टाइम पे बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ ले सकते हैं। ठीक है, लेट्स से आप दो ऑर्गेनिजम्स को या दो प्लांट्स को, 1 और 2 ऐसे दो प्लांट्स को देख रहे हो कि इनमें कुछ सिमिलैरिटीज है। मान लो एक प्लांट 1 में कुछ सिमिलैरिटी मिल रही है, कुछ कैरेक्टर मिल रहा है, अगर प्लांट 2 में भी वो मिल रहा है तो टिक कर दो, प्लांट 3 में नहीं मिल रहा तो क्रॉस कर दो। तो ऐसे करते करते आप एक साथ काफी सारे कैरेक्टर्स ले सकते हो और डाटा इजीली प्रोसेस हो सकता है और स्टोर भी हो सकता है। फिर आता है साइटोटेक्सोनोमी। साइटोटेक्सोनोमी मतलब साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब सेल की इंफॉर्मेशन, कि सेल में क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, या स्ट्रक्चर कैसा है, कि क्या वो एक्रोसेंट्रिक है या मेटासेंट्रिक है या टीलोसेंट्रिक है। ठीक है, बिहेवियर कैसा है क्रोमोसोम का, क्रॉसिंग ओवर लिंकेज वगैरह शो हो रहा है या नहीं हो रहा, इन सारी इंफॉर्मेशन को आप देखकर क्लासिफिकेशन कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं साइटोटेक्सोनोमी। लास्ट आता है कीमोटेक्सोनोमी। कीमोटेक्सोनोमी मतलब प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हो, या कोई भी कंफ्यूजन है कि ये प्लांट में कुछ सिमिलैरिटीज है या नहीं है, क्या ये सिर्फ दिखने में एक जैसे हैं या ये दिखने में अलग हैं, तो अलग होकर भी इनमें कुछ सिमिलैरिटी है या नहीं, ऐसी कोई भी कंफ्यूजन हो, ये आप कीमोटेक्सोनोमी यानी उसके प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखकर रिजॉल्व आराम से कर सकते हो। अब देखो, हमारा जो फर्स्ट डिवीजन हमने यहाँ पढ़ना है वो हमने पढ़ना है एल्गे। एल्गे क्या है? तो एल्गे के लिए याद रखना, ये सिंपल क्लोरोफिल बियरिंग, क्लोरोफिल बियरिंग मतलब यहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्लोरोफिल पाया जाएगा तो जाहिर सी बात है ये क्या कर सकते हैं, ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल सिंपल होंगे। सिंपल मतलब यहाँ पर कोई भी रूट, स्टेम, लीव जैसे कोई स्ट्रक्चर नहीं होंगे, बिल्कुल सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होगा, रूट, स्टेम, लीव एब्सेंट होंगे। क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक यानी ये अपना खाना खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। उसके बाद देखो, ये लार्जली एक्वेटिक हो सकते हैं। एक्वेटिक में ये मेराइन वाटर में भी मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, मॉइस्ट, स्टोन्स, सॉइल, वुड, यहाँ पर ये मिल सकते हैं। इसके अलावा ये हमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन में मिल सकते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब जब दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है। जैसे एल्गे अगर फंजाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहे तो उस एसोसिएशन को हम लाइकेंस बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर एल्गे हायर प्लांट की रूट्स के साथ रहे तो इस एसोसिएशन को हम माइकोराइजा बोलते हैं। कुछ एल्गे एनिमल्स के साथ भी एसोसिएटेड रह सकते हैं, जैसे कि स्लोथ बियर इसका एग्जाम्पल। एल्गे कॉलोनियल हो सकते हैं, मतलब एक साथ रह सकते हैं। कॉलोनियल एल्गे का एग्जांपल आप याद रखोगे, ग्रीन एल्गे, वोल्वोक्स कॉलोनियल में मिलती है हमें। या फिर फिलामेंटस हो सकते हैं। फिलामेंटस का एग्जांपल आप याद रखोगे, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगाइरा। फिर देखो, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी मैसिव प्लांट बॉडी होती है, काफी फैले हुए होते हैं, खासकर की कैल्प्स, और कैल्प्स में भी इनकी कैसी, मेराइन फोम, ये इनकी मैसिव प्लांट बॉडी होती है, ये बहुत ज्यादा फैले होते हैं। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं, इसको अभी याद कर लो, क्योंकि अगर हम आगे अब क्लासेस पढ़ेंगे, एल्गे में 3 क्लासेस पढ़ेंगे, उसमें ये सारी चीजें रिप्रोडक्शन वाली रिपीट होंगी। तो बिल्कुल इसको तो याद कर लो आप कि एल्गे कभी भी अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है तो कैसे करेगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करेगा। फ्रेगमेंटेशन के थ्रू कैसे, जैसे मान लो ये एक एल्गे, लेट्स से ये स्पायरोगायरा, इस स्पायरोगायरा के टुकड़े हो गए, फ्रेगमेंट हो गए। अब हर एक नया टुकड़ा जो होगा ये एक नया एल्गे को जन्म दे देगा, मतलब आगे एक नया एल्गे डेवलप कर देगा, नया स्पायरोगायरा डेवलप कर देगा। इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो हमेशा याद रखना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों हमेशा स्पोर फॉर्मेशन से होती है। स्पोर ज्यादातर यहाँ पर जू स्पोर होते हैं, क्योंकि जू स्पोर फ्लैजेलेटेड होते हैं, तो यानी ये मोटिलिटी शो करते हैं, ये मोटाइल होते हैं। फिर अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ हमेशा होती है फ्यूजन ऑफ गैमेट से, गैमेट फ्यूज करते हैं और उसके बाद यहाँ पर क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर स्पोर्स हो सकते हैं, जो स्पोर्स होंगे, सॉरी गैमेट्स होंगे। गैमेट्स 3 तरह के हो सकते हैं। एक होंगे आइजोगैमेट्स। आइजोगैमस कंडीशन मतलब आइजो का मतलब होता है सेम, यानी सेम गैमेट मिलेंगे। अब आइजोगैमस में भी 2 कंडीशन है, स्पोर फ्लैजिलेटेड होंगे और दिखने में सिमिलर होंगे। इसका एग्जांपल याद रखो, यूलोथ्रिक्स। आप क्या करो ना, एक पेज स्पेसिफिकली सिर्फ एग्जांपल का बना लो,
उसको अपनी पॉकेट में डालकर रखो, दिन में 3-4 बार घूमते घूमते उसको पढ़ लो, वो दिमाग में छप जाएगा। तो ये पढ़ते पढ़ते आप एक पेज पे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल साइड पे लिख लो, सारे एग्जाम्पल एक पेज पे आ जाएंगे। तो देखो अगर फ्लैजेलेटेड और सिमिलर गैमेट्स होंगे तो उसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। क्या है, 4 बार कॉपी बंद कर लिखो, फ्लैजेलेटेड और सिमिलर गैमेट्स होंगे तो एग्जाम्पल है हमारे पास यूलोथ्रिक्स। सिमिलर गैमेट्स होंगे लेकिन अगर वो नॉन फ्लैजेलेटेड होंगे, भी गैमेट्स दिखने में तो सिमिलर है पर उनके पास फ्लैजेला नहीं है, तो एग्जाम्पल होगा स्पायरोगाइरा। तो देखो कॉपी से नजर हटाओ, अगर मैंने बोला सिमिलर गैमेट्स हैं पर वो फ्लैजेलेटेड है, क्या बोलोगे, तुम बोलोगे कि वो क्या है, यूलोथ्रिक्स। और अब मैंने बोला सिमिलर गैमेट्स हैं पर वो नॉन फ्लैजेलेटेड है, तो अब तुम बोलोगे स्पायरोगाइरा। दूसरी कंडीशन आती है एन आइजोगैमस, सत्य का विलोम शब्द अपोजिट असत्य, आइजोगैमस का अपोजिट एन आइजोगैमस, यानी कि यहां पर जो गैमेट्स होंगे वो कैसे होंगे, डिसिमिलर होंगे। इसका एग्जांपल याद रखो यूडोर्नियम। क्लियर है, रिपीट करो जल्दी से। अगर कोई पूछ रहे कॉलोनियल फॉर्म तो क्या बोलोगे, वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगाइरा। अगर बोल दे गैमेट्स आइजोगैमस है, हाँ जी आइजोगैमस में फ्लैजेलेटेड है और क्या है, फ्लैजेलेटेड होने के साथ साथ सिमिलर है, आइजोगैमस है तो सिमिलर है, तो एग्जांपल बोलोगे यूलोथ्रिक्स। फिर बोलेंगे नॉन फ्लैजेलेटेड है पर सिमिलर है, तो बोलोगे स्पायरोगाइरा। अब एन आइजोगैमस यानी कि डिसिमिलर है तो क्या बोलोगे, यूडोर्नियम। यहीं पे याद कर जाओ, बाद में उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर देखो एक कंडीशन आती है ऊगैमस। ऊगैमस मतलब जो फीमेल गैमेट है वो बड़ा सा है और नॉन मोटाइल है, मोटिलिटी नहीं है, नॉन मोटाइल है, और मेल गैमेट है वो स्मॉल है और मोटाइल है। इसका एग्जांपल है फ्यूकस और वॉल्वॉक्स। ये सारे आपको याद होने जाने चाहिए। ऊगैमस कंडीशन यानी कि लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट और मोटाइल स्मॉल मेल गैमेट। इसका एग्जांपल आप क्या पढ़ोगे, वॉल्वॉक्स पढ़ोगे और फ्यूकस पढ़ोगे। अगर आपसे पूछ ले एन आइजोगैमस कंडीशन है, डिसिमिलर गैमेट्स है, तो आप एग्जांपल पढ़ोगे यूडोर्नियम। अगर आपसे पूछ ले आइजोगैमस में फ्लैजेलेटेड और सिमिलर है तो बोलोगे यूलोथ्रिक्स, नॉन फ्लैजेलेटेड और सिमिलर है तो बोलोगे स्पायरोगाइरा। एक ऐसा एल्गे जो मैसिव प्लांट बॉडी होती है जिसकी मैरीन फॉर्म की कैल्प्स। ठीक है याद। अब देखो एल्गे की यूजेस पढ़ते हैं पहले। 50% जो CO2 फिक्सेशन होती है अर्थ पे वो एल्गे की वजह से होती है। देखो मैंने ऊपर सबसे पहला वर्ड जो बोला था एल्गे में वो ये बोला था कि इनके पास क्लोरोफिल है। अब ये क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। अब ये तो बचपन से हम पढ़ते जा रहे हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, एनवायरमेंट के लिए इतनी कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी नहीं है। एल्गे इसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस में, यानी अर्थ पे 50% कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कौन कर रहा है, एल्गे कर रहे हैं। किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब क्योंकि एल्गे फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहा है, साथ ही साथ आपको पता है बाय प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को ये एल्गे क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस के दौरान ही रिलीज करेंगे। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड तो फिक्स कर रहे हैं, साथ साथ में एनवायरमेंट में O2 का लेवल भी इंक्रीज कर रहे हैं। 70% ऑफ एल्गे की स्पीसीज को हम फूड की तरह यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल पढ़ो सार्गेसम, लैमिनेरिया, पोरफायरा। ठीक है। हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो। तो हम कुछ एल्गे जैसे ब्राउन एल्गे, एल्जिन को, और रेड एल्गे, कैराजिन को यूज करते हैं एज अ हाइड्रोकोलॉइड, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक है। फिर अगर हमें लैब में कभी बैक्टीरिया को ग्रो करना है काफी हाई नंबर में, तो हमें बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अगार एक न्यूट्रिएंट मीडियम की तरह यूज किया जाता है। ये हम रेड एल्गी, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से एक्सट्रैक्ट करते हैं। साथ ही साथ आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने में भी अगार का यूज होता है। फिर देखो जैसे क्लोरेला, याद रखना ये एक यूनिसेलुलर एल्गे है। आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा यूनिसेलुलर एल्गे का एग्जांपल बताओ। क्लोरेला इतना प्रोटीन रिच होता है कि इसको स्पेस ट्रेवलर्स एज अ फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं। ठीक है। अब हमने पढ़नी है एल्गे की 3 क्लासेस। वो 3 क्लासेस क्या है, सबसे पहले आप पढ़ते हो ग्रीन एल्गे। ग्रीन एल्गे मतलब क्लोरोफाइसी। फिर आप पढ़ते हो ब्राउन एल्गी मतलब फियोफाइसी। और लास्टली आप पढ़ते हो रेड एल्गे मतलब कि रोडोफाइसी। सबसे पहले देखो क्लोरोफाइसी को डिटेल में पढ़ते हैं, फिर हम ब्राउन एल्गी और फिर हम रेड एल्गी को डिटेल में पढ़ेंगे। पर पढ़ते पढ़ते हम पिछला भी कंपेयर करते जाएंगे। जैसे हम ब्राउन एल्गी पढ़ेंगे तो ग्रीन के पॉइंट्स को भी कंपेयर करेंगे, रेड एल्गी पढ़ेंगे तो ब्राउन और ग्रीन दोनों के पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि ये चीजें आपको रिटेन हो जाए। तो पेशेंस के साथ सुनो, साथ साथ स्क्रिबल करते जाओ, नहीं तो मेरी शक्ल देखकर बोर हो जाओगे। देखो क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी है तो ये कैसी है, ये यूनिसेलुलर हो सकती है,
ऊपर आपने पढ़ा कॉलोनियल हो सकती है, मैंने तब भी बताया वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। फिलामेंटस होंगे तो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा, ये भी ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। तो नया कोई भी एग्जाम्पल नहीं पढ़ा, ये पहले आप पढ़ चुके हो। डन, डन एंड डस्टेड, क्लियर। अब देखो पिगमेंट की बात करेंगे। पिगमेंट को तीनों को एक साथ याद करो, सीरीज में लिखो ग्रीन ब्राउन रेड। क्लोरोफिल ए तीनों में मिलेगा, क्लोरोफिल ए तीनों में मिलेगा। उसके बाद लिख दो बी सी डी, यानी क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी ग्रीन एल्गी में मिलेगा, क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी ब्राउन एल्गी में मिलेगा, और क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल डी हमें रेड एल्गी में मिलेगा। फिर हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होगा। रेड ग्रीन एल्गी में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, जैसे डिस्कॉइड शेप के हो सकते हैं, डिस्कॉइड शेप मतलब डिश शेप के हो सकते हैं, प्लेट शेप के हो सकते हैं, रेटिकुलेट, कर्व, स्पाइरल और रिबन शेप के भी हो सकते हैं। यहां पर ना कुछ ग्रीन एल्गी में 1 और मोर स्टोरेज बॉडीज मिलती हैं जिनको हम पायरेनोइड्स बोलते हैं। पायरेनोइड्स का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये क्लोरोप्लास्ट है ना। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे पायरेनोइड्स मिल रहे हैं, और पायरेनोइड्स कैसे मिल रहे हैं, बीच में है हमारे पास प्रोटीन और साइड में है हमारे पास स्टार्च। प्रोटीन और साइड में स्टार्च की लेयर, इसको हम क्या बोल रहे हैं, पायरेनोइड्स बोल रहे हैं। यहां पर स्टोर फूड स्टार्च और ऑयल की फॉर्म में हो सकता है। रिजिड सेल वॉल होगी, आउटर लेयर जो होगी वो पेक्टोस की बनी होगी और इनर लेयर सेलुलोज की बनी होगी। फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, फ्लैजेला 8 हो सकते हैं, इक्वल और एपिकल होंगे। रिप्रोडक्शन में ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। फ्रेगमेंटेशन से होगी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेटेड जूस्पोर के द्वारा होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें सेम तरह के गैमेट्स यानी कि आइसोगैमस कंडीशन मिल सकती है। एन आइसोगैमस मतलब डिसिमिलर गैमेट्स मिल सकते हैं, और ऊ गैमेट्स मतलब फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल और लार्ज होगी, और मेल गैमेट क्या होंगे, स्मॉल और मोटाइल होंगे। ठीक है, फिर देखो बच्चों इसके एग्जांपल्स देखो। एग्जांपल्स आप पढ़ सकते हो, यूवी सन रेज कोज कैंसर इस ट्रिक से। यूवी से आप याद रखो यूलोथ्रिक्स और वोल्वॉक्स। यूलोथ्रिक्स आपको याद है फिलामेंटस था, वोल्वॉक्स कॉलोनियल था। फिर सनरेज से याद रख सकते हो स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा भी आपको याद है कि ये क्या था, फिलामेंटस था। कोस, कोस से याद रखो कारा, मतलब सी से कोस, सी से कारा। और लास्ट में कैंसर, कैंसर से याद रखो क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, ये एक यूनिसेलुलर एल्गे है क्लेमाइडोमोनास। इसके साथ ही हमारा ग्रीन एल्गे खत्म हुआ। अब आ जाओ फटाफट ब्राउन एल्गे में। ब्राउन एल्गे क्या होंगे, हमारे पास मेराइन होंगे। पिगमेंट हम याद कर चुके हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, तीनों में बी सी डी लिखना। बी हमें मिलेगा ग्रीन में, उसके बाद सी हमें किस में मिलेगा, ब्राउन में, और डी हमें किस में मिलेगा, रेड में। फिर देखो यहाँ ना कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो एक्चुअल में ब्राउन एल्गी है, ये इसका कलर जो होता है वो ओलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन तक हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है। जैसे पिगमेंट यहाँ पर फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट हो सकते हैं, फ्यूकोजेंथिन, जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स, ये सारे पिगमेंट्स यहाँ पर हमें यूजुअली आराम से मिल सकते हैं। फिर देखो जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा ग्रीन एल्गी में कि स्टोर्ड फूड क्या होगा, स्टार्च होगा या फिर ऑयल होगा, है ना। इसी तरह से यहाँ ब्राउन एल्गी में जो स्टोर्ड फूड होगा वो होता है हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि लैमिनेरिन और साथ ही साथ मैनिटोल। तो लैमिनेरिन और मैनिटोल का एग्जाम्पल आप याद रखो। ये सिंपल हो सकते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। याद करो, अगर ग्रीन एल्गी में फिलामेंटस आ जाए आप बोलोगे स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स, लेकिन अगर ब्राउन एल्गी में फिलामेंटस आ जाए आप बोलोगे एक्टोकार्पस। लेकिन अगर कहते हैं सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस नहीं, बिल्कुल प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड आ जाए, बहुत ज्यादा ब्रांच्ड आ जाए, तो बोलोगे कैल्प्स। कैल्प्स आपने पहले भी पढ़ा है, जिसकी मैसिव प्लांट बॉडी होती है, बहुत ज्यादा फैला होता है, लगभग 100 मीटर तक इसकी क्या होती है, हाइट होती है। सेल वॉल आपने ग्रीन में पढ़ा कि रिजिड होगी, इनर और आउटर में कन्वर्ट होगी। इनर हमारे पास सेलुलोज की बनी होगी, आउटर पेक्टोस की। यहां पर सेल वॉल एक तो सेलुलोजिक होगी और एक कवरिंग से कवर्ड होगी। वो जो कवरिंग होगी वो किसकी होगी, एल्जिन की होगी। ठीक है, अब एक बार ये एग्जांपल देखो, ये ब्राउन एल्गी के एग्जांपल है। यहाँ आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जैसे फ्रोंड, स्टाइप और होल्ड फास्ट। जो ये फ्रोंड है ना, ये एक्चुअल में लीफ नहीं है पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। जो ये स्टाइप है ये ट्रू स्टेम नहीं है पर ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। और ये जो होल्ड फास्ट है ये हमें एक सबस्ट्रेटम से, हमें नहीं, एल्गे को एक सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करेगा, यानी कि बेस से अटैच करने में हेल्प करेगा। तो बस वही बात यहाँ पर बोली है कि प्लांट बॉडी अटैच होती है सबस्ट्रेटम से होल्ड फास्ट के थ्रू। एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको स्टाइप बोलेंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको फ्रोंड बोलेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा,
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है जूस्पोर के द्वारा, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे जूस्पोर में जो कि लेटरली अटैच होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें गैमेट्स आइजोगैमस, एनाइजोगैमस, ऊगैमस मिल सकते हैं। एग्जाम्पल याद रखो, सैरगसम, फ्यूकस, लैमिनेरिया, एक्टोकार्पस और डिक्ट्यूट। क्लियर है, हो जाएगा। ये नीचे एग्जाम्पल देख लो, डायग्राम देख लो, ये वॉलवॉक्स है। वॉलवॉक्स हमने क्या बोला था, कॉलोनियल होगा, कॉलोनियल ग्रीन एल्गी वॉलवॉक्स। यूलोथ्रिक्स है, यूलोथ्रिक्स क्या है हमारे पास, फिलामेंटस है, ये भी क्या है, ग्रीन एल्गी है। उसके बाद हम लैमिनेरिया पढ़ रहे हैं, जो कि ऊपर भी हमने पढ़ा, लैमिनेरिया को एज अ फूड की तरह हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे पढ़ा ना, यूज कर सकते हैं। फ्यूकस हम पढ़ रहे हैं, फ्यूकस में हमने ये स्ट्रक्चर देखा, देखो फ्रॉन्ट और मिडरिब, होल्डफास्ट, फ्रॉन्ट एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ एयर ब्लैडर दिया हुआ है, यानी ये एक्वेटिक होंगे ना, एक्वेटिक अभी हमने पढ़ा मेरीन और फ्रेश वाटर में मिलते हैं, तो ये एयर ब्लैडर बॉयंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है। क्लियर है ये। उसके बाद देखो हमारे पास है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी क्या है, रेड एल्गी। अब ये रेड क्यों है, क्योंकि इसके पास एक पिगमेंट प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं आर फाइकोएरिथ्रिन। इसमें से 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। और ये ब्राउन एल्गी पे तो देखो बिल्कुल 2024 में ये सारे पॉइंट्स में ही क्वेश्चन आए हुए थे, बीच बीच में से, इन पॉइंट्स में से, तो ये सारे पॉइंट्स से इंपॉर्टेंट है। फिर देखो जैसे हमने पढ़ा ग्रीन एल्गी में हमें स्टार्च की फॉर्म में वो मिल रहा था, रिजर्व फूड। ब्राउन एल्गी में हमें लैमिनेरिन और मैनिटोल की फॉर्म में मिल रहा था। यहाँ रेड एल्गी में हमें मिलता है फ्लोरिडियन स्टार्च, जिसका स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन और माइलोपेक्टिन की तरह सिमिलर होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें फ्रेगमेंटेशन से मिलेगी। अब तक दोनों क्लासेस में, ब्राउन और ग्रीन क्लासेस में आपने पढ़ा जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मोटाइल स्पोर से हो रही है, लेकिन ये पॉइंट बिल्कुल याद रखो, रेड एल्गी में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नॉन मोटाइल स्पोर से होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो यहाँ सिर्फ ऊगैमस मिल रहे हैं, और उसके बाद क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी देखने को मिलेंगे। फिर हम आगे चलते हैं इसके एग्जाम्पल के। इसके एग्जाम्पल्स को याद रखो, पीजी स्क्वायर से या फिर पी स्क्वायर जी स्क्वायर से, जैसे कि पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडी। क्लियर है, चले आगे। इसी के साथ अपनी एक डिवीजन हमने खत्म कर ली जो कि थी एल्गे। अब हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की। देखो बच्चों, जब हम ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स को हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब ये एम्फीबियंस क्या है, फ्रॉग के केस में जैसे आप एम्फीबियन पढ़ते हो, एम्फीबियन मतलब एम्फी का मतलब है डुअल, यानी ब्रायोफाइट्स डुअल ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट किंगडम के। कैसे, ये रहते तो सॉइल पे हैं, मतलब ये टेरेस्ट्रियल है, पर इन्हें रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। फिर देखो इसमें आप मोसिस और लीवरवॉर्ट्स के बारे में पढ़ते हो। ये प्लांट सक्सेशन में, बेयर रोग्स पे प्लांट सक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कहीं ना कहीं उन बेयर रोग्स को जहां भी कुछ नहीं है मिट्टी में कन्वर्ट करवाता है, वहां पर प्लांट्स वगैरह की ग्रोथ करवाकर। प्लांट बॉडी एल्गे में तो बिल्कुल सिंपल थैलेस लाइक थी, यहां भी ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं मिलेगा, पर एल्गे से थोड़ी सी एडवांस होगी, थोड़ी सी बेटर होगी, ठीक है, ज्यादा डिफ्रेंशिएटेड होगी। यहाँ थैलेस लाइक थैलेस होगा, पर वो थैलेस प्रोस्टेट हो सकता है, प्रोस्टेट मतलब लेटा हुआ, लाइंग डाउन, और इरेक्ट हो सकता है, इरेक्ट मतलब स्ट्रेट। जैसे ये एग्जांपल आप देखो, ये हम मार्केंशिया का एग्जांपल देख रहे हैं, लीवरवॉर्ट का एग्जांपल देख रहे हैं, तो ये प्रोस्टेट है, ये जो प्लांट बॉडी है ये लेटी हुई है। पर यहाँ पर जब आप फ्यूनेरिया और स्पेक्नम का एग्जांपल देखोगे, ये क्या है, इरेक्ट है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट प्लांट बॉडी है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर ट्रू रूट, स्टेम और लीफ तो नहीं होंगे, पर रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे। अब ये एक इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है। लाइकन्स और मोसिस क्या करते हैं, बेयर रोग्स पे प्लांट सक्सेशंस करवाते हैं। लाइकन्स क्या करते हैं, रोग से ऊपर कुछ ऑर्गेनिक एसिड सीक्रेट करते हैं, और सनलाइट वगैरह की हेल्प से, उन ऑर्गेनिक एसिड्स की हेल्प से ये रोग टूट टूट कर मिट्टी में कन्वर्ट होती है। अब इन मिट्टी के ऊपर मोसिस अपनी लेयर बिछा कर रखते हैं, और मोसिस इन मिट्टी के ऊपर होते हैं, तो मोसिस एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन। एक मैट की तरह मोसिस बिछे होते हैं इस पे, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पर है ना खेल असली शुरू होता है। ब्रायोफाइट्स में आप दो वर्ड्स पढ़ते हो, एक आप पढ़ते हो गैमेटोफाइट और दूसरा आप पढ़ते हो स्पोरोफाइट। इसको तो कहीं लिख लो, ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है गैमेटोफाइट, जो कि हैप्लॉइड है। अभी आगे आप ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स सब पढ़ोगे, उसमें इसका अपोजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफाइट, वहां क्या होगी, स्पोरोफाइट। अब सेक्स ऑर्गन मिलते हैं हमें यहाँ। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम बोलते हैं। उसमें जो गैमेट्स होंगे वो बायोफ्लैजिलेटेड होंगे, बायोफ्लैजिलेटेड मतलब 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, और गैमेट्स को हम बोलते हैं एंथेरोजोइड्स, ठीक है। फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होगा उसको हम बोलते हैं आर्किगोनियम। आर्किगोनियम फ्लैश शेप का है, और इसके अंदर सिंगल एग या सिंगल सेल होगा। तो देखो हमने अभी पढ़ा कि एम्फीबियंस होते हैं ये प्लांट किंगडम के ब्रायोफाइट्स, तो फिर इनको वाटर की रिक्वायरमेंट है। कैसे,
ये एंथ्रीडियम ने क्या किया, एंथेरोजोइट्स प्रोड्यूस किया। अब ये वाटर के साथ साथ ये आर्केगोनियम तक जाएगा। आर्केगोनियम यानी फ्लैश शेप फीमेल सेक्स ऑर्गन। आर्केगोनियम के अंदर जो एग है उसके साथ ये एंथेरोजोइट्स फ्यूज करेंगे और इवेंचुअली क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे जो कि डिप्लॉयड होगा। अब इस जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा माइटोसिस कर। एम्ब्रियो ऐसे बनेगा कि नीचे जो बॉडी हमें दिख रही है ये गेमेटोफाइट होगी और ऊपर क्या है, स्पोरोफाइट। कुछ स्पोरोफाइट्स के कुछ सेल्स में क्या होंगे, मियोसिस होगी और क्या बन जाएंगे, स्पोर्स। इसको ध्यान से दोबारा समझो। मैंने कहा एंथेरोजोइट्स फ्यूज करेंगे एग के साथ, जाइगोट बना देंगे जो कि एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इस जाइगोट में क्या होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस होगी तो यहाँ एक मल्टीसेलुलर बॉडी यानी स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होगी। स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट यानी मेन प्लांट बॉडी जो कि फोटोसिंथेटिक है, जो खाना बना रही है, जो स्पोरोफाइट को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगी, इसके साथ अटैच होगी। स्पोरोफाइट क्या है, गेमेटोफाइट यानी मेन प्लांट बॉडी के साथ अटैच है। मेन प्लांट बॉडी फोटोसिंथेसिस कर रही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है किसको, स्पोरोफाइट को। ठीक है, तो मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट क्या है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये क्या होगा ना, स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स में मियोसिस होगी और इवेंचुअली क्या बन जाएंगे, स्पोर्स। स्पोर्स क्योंकि ये हैप्लॉइड है, जर्मिनेट होकर दोबारा से गेमेटोफाइट बना देंगे। अब देखो ये यहाँ पर हमने एक तो लीवर वॉट्स पढ़ने और मोसिस पढ़ने, काफी सारी चीजें तो हम इसके डायग्राम के थ्रू पढ़ लेंगे। आप इसको ध्यान से देखो, लीवर वॉट्स को आप ध्यान से देखो, जहां हम मर्केंशिया का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। देखो एक जगह आपको दिख रहा है ये आर्केगोनियोफोर और एक जगह आपको दिख रहा है एंथ्रीडियोफोर। आर्केगोनियोफोर मतलब यहाँ पर आर्केगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है और एंथ्रीडोफोर मतलब ऐसी स्टोक जिसके ऊपर एंथ्रीडियम प्रेजेंट है यानी मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। उसके अलावा देखो यहाँ पर ऐसे ये धागे धागे से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, जिनको राइजोट्स बोल रहे हैं। ऊपर हमने पढ़ा यहाँ ट्रू रूट्स प्रेजेंट है, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इन्हीं रूट लाइक स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग बोलते हैं राइजोट्स। यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं जिनको हम बोल रहे हैं गैमा कप्स। गैमा कप्स क्या है, ये एक तरह के बर्ड्स हैं जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करें। ये बर्ड्स इस प्लांट बॉडी से सेपरेट हो जाएंगे और नए प्लांट बॉडी को बना देंगे। ठीक है, तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करें। तो ये हमने लीवर वॉट मर्केंशिया का एग्जाम्पल देखा जिसमें हमने फीमेल थैलस और मेल थैलस को पढ़ा। दूसरा देखो, आप जब मोसिस की बात करते हो तो उसमें आप दो एग्जाम्पल पढ़ते हो, फ्यूनेरिया और स्पेग्नम। फ्यूनेरिया में देखो ये गेमेटोफाइट है और ऊपर इसके क्या है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, सीटा, लीव्स, या फिर सीटा और कैप्सूल्स, लीव नहीं है इसमें। स्पोरोफाइट में मेनली हमें तीन स्ट्रक्चर दिखते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। अब ये सीटा क्या है, तो ये सीटा था स्टोक लाइक स्ट्रक्चर और कैप्सूल में क्या है, स्पोर फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, आप गेमेटोफाइट को देखोगे कि मेन प्लांट बॉडी है जो कि फोटोसिंथेसिस करेगी, ये इसकी मेन एक्सिस और राइजोइड्स यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये फ्यूनेरिया का एग्जांपल है। अगेन गेमेटोफाइट क्योंकि वो मेन प्लांट बॉडी है तो स्पोरोफाइट उस पर क्या होगी, डिपेंडेंट होगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, एक दो बार सुनोगे, लिखोगे, पढ़ोगे, हो जाएगा यार। ठीक है, फिर देखो अगर स्पेग्नम की बात करते हैं, स्पेग्नम में आप देख रहे हो कि एक ही प्लांट में आर्किगोनियल ब्रांच भी है और एंथ्रीडियल ब्रांच भी है, मतलब मेल और फीमेल एक ही में मिल रहे हैं और ये कुछ ब्रांचेस भी हमें दिख रही है, लीव्स भी दिख रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। लीवर वॉट्स में वो कह रहा है कि जो थैलस होगा वो डोर्सल वेंट्रल थैलस होगा, मतलब ये ऊपर नीचे से क्या है, ऐसे स्ट्रेट है। ठीक है, और इसी कंडीशन को हम प्रोस्टेट बोल रहे हैं क्योंकि ये थैलस देखो लेटा हुआ है, प्रोस्टेट मतलब लेटा हुआ थैलस है। फिर देखो उसके बाद ये पढ़ेंगे हम लीवर वॉट्स पे, यहाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से हो रही है या गैमा कप्स यहाँ बने हुए हैं। गैमा कप्स यानी कि बर्ड्स वाली कंडीशन है जिससे आगे जाकर और प्लांट बॉडीज बन सकती है। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ हमें मिल रही है फ्रेगमेंटेशन से और गैमा कप से। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होता है फुट, सीटा, कैप्सूल से, ये भी हम डायग्राम में पढ़ चुके हैं, ये 2021 और 2025 में क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो मोसिस की बात करोगे, मोसिस में भी जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होती है लाइफ साइकिल की, होती तो वो गेमेटोफाइट ही है, पर गेमेटोफाइट में यहाँ दो स्टेजेस होती है। जैसे कि एक जो स्टेज है फर्स्ट स्टेज, उसको हम बोलते हैं प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा क्या है, पहली बात तो ये डायरेक्टली स्पोर से बना हुआ है, ये स्पोर से एक लीफी स्ट्रक्चर बना है जिसको हम प्रोटोनिमा बोल रहे हैं। अब इस प्रोटोनिमा में दो काम हो सकते हैं, या तो यहाँ बर्ड्स डेवलप हो जाएंगे, बर्ड्स अगर यहाँ डेवलप हो जाएंगे तो इसी प्रोटोनिमा को हम सेकेंडरी प्रोटोनिमा बोल रहे हैं और ये कन्वर्ट हो जाएगा आगे लीफी स्टेज पे यानी ये स्पोरोफाइट पे, जिसके स्ट्रक्चर्स हैं कैप्सूल, सीटा और फुट भी एक स्ट्रक्चर होता है इसका। कैप्सूल में स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स बनने के बाद इलेबोरेटली यहाँ पर डिस्पर्स होने का, विंड वगैरह के थ्रू डिस्पर्स भी हो जाते हैं। राइजोइड्स यानी रूट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि
सबस्ट्रेटम से, किसी बेस से अटैच होने में हेल्प करता है। या फिर इस प्रोटोनिमा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकती है, यानी फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, मतलब इस प्रोटोनिमा के टुकड़े होंगे और उससे नए नए और मतलब वो जो आगे जो है नई प्लांट बॉडी बन जाएगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ सेक्स ऑर्गन से होंगे। सेक्स ऑर्गन हमें पता है आर्किगोनिया और एंथ्रीडियम, जो कि लीफी स्टेज पे डेवलप होंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट डेवलप हो जाता है स्पोरोफाइट में। इवेंचुअली यहाँ पर आप एक चीज और पढ़ते हो कि मोसिस में जो स्पोरोफाइट होते हैं वो लीवर बोर्ड से ज्यादा डेवलप होते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, लिटिल थोड़ी सी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है मोसिस की। जैसे कुछ मोसिस एज अ फूड यूज होते हैं हर्बेशियस मैमल, बर्ड्स और एनिमल्स के लिए। स्पेग्नम जो कि एक मोस ही है, और ये क्या करता है, ये पीट की तरह, मतलब इसको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। और क्योंकि ये एक तरह का हाइड्रोक्लोराइड भी है, यानी इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, तो जब भी हम किसी लिविंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो भी हम इसको यूज करते हैं। मोस और लाइकन्स मिलके ये फर्स्ट थे जिन्होंने रॉक्स को कॉलोनाइज किया था। ये ऊपर मैंने इस डायग्राम के थ्रू आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। तो चलिए देखिए, इसी के साथ अपना ब्रायोफाइट्स भी हो गया। आगे हम बात करते हैं अगली डिवीजन की, तीसरी डिवीजन की, जो कि है हमारे पास टेरिडोफाइट्स। जिस तरह से ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़ा लीवरवोर्ट्स और मोसिस, टेरिडोफाइट्स में हम पढ़ते हैं होर्सटेल और फर्न्स। पहली बात याद रखो, जैसे ब्रायोफाइट्स में आपने याद रखा कि ये एम्फीबियंस होते हैं प्लांट किंगडम के। टेरिडोफाइट्स में आप याद रखो कि ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिनके पास वस्कुलर बंडल है, यानी जाइलम और फ्लोएम है, यानी इलेबोरेट मैकेनिज्म है वाटर, मिनरल्स और फूड की ट्रांसपोर्टेशन का। इससे पहले हमने ये चीज नहीं देखी। यहाँ पर ये जो भी हम टेरिडोफाइट्स में प्लांट्स पढ़ते हैं, इनकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, यानी जड़ी बूटियों की तरह ये यूज किए जा सकते हैं। दूसरा, सॉइल बाइंडर्स की तरह काम करते हैं, यानी सॉइल इरोजन वगैरह नहीं होने देते हैं। ऑर्नामेंटल्स, यानी घरों में या पैलेस वगैरह में, गार्डन्स वगैरह में एज अ डेकोरेटिव पर्पज के लिए भी इनको लगाया जाता है। वहां पर आपने देखो अभी पढ़ा ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट थी, जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकती थी और स्पोरोफाइट इस पर डिपेंडेंट था। ये बात आपने पढ़ ली। टेरिडोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइट में आपने देखा ट्रू रूट, स्टेम, लीफ कुछ भी नहीं मिलेगा, पर टेरिडोफाइट्स में हमें ट्रू रूट, स्टेम, लीफ ये सारी चीजें मिलती हैं। लीव्स की मैं बात करूं तो यहाँ पर बच्चों दो तरह की लीव्स मिल सकती हैं। अगर लीव्स छोटी होंगी तो माइक्रोफिल्स, और बड़ी बड़ी होंगी तो मैक्रोफिल्स। छोटी लीव्स का माइक्रो लीव्स का एग्जाम्पल है, माइक्रोफिल्स का एग्जाम्पल है सिलेचिनेला, और लार्ज लीव्स का मैक्रोफिल्स का एग्जाम्पल है फर्न्स। क्लियर? अब ध्यान से मेरी बात बिल्कुल आराम आराम से समझो, आराम आराम से समझोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, मैंने कहा यहाँ मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट। अब तुम एक बात याद रखो, स्पोरोफाइट के पास स्पोरेंजिया होते हैं, और ये स्पोरेंजिया किसमें होते हैं, लीफी स्ट्रक्चर्स होते हैं कुछ। देखो, स्पोरोफाइट में कुछ लीफी स्ट्रक्चर है, ये जैसे ये देखो मैं हाईलाइट करके बता रही हूँ पिंक कलर से। इस लीफी स्ट्रक्चर को हम स्पोरोफिल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्पोरोफिल बोल रहे हैं। ये एक लीफी स्ट्रक्चर है, इसको स्पोरोफिल बोल रहे हैं। इस स्पोरोफिल में साइड में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि दूसरे कलर से मैं कलर करके दिखाती हूँ, स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला ऐसे एक लीफी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्पोरोफिल बोलते हैं, उसके साइड में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। इस स्पोरेंजिया में स्पोर्स प्रेजेंट है। क्लियर? यहां तक क्लियर? देखो, स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया किसमें सबस्टेंडेड है? लीफ लाइक अपेंडेजेस में, जिसको हम स्पोरोफिल बोलते हैं। इन सम कुछ टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, 2020 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया, स्पोरोफिल डिस्टिंक्ट और कंपैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे स्पोरोफिल एक साथ ऐसे कंपैक्टली अरेंज्ड हो जाते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्ट्रोबेलाई, या फिर इस स्ट्रक्चर को हम कोन्स भी बोल देते हैं। ये कंडीशन हमें इक्विसेटम और सिलेजुलेना में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये स्ट्रोबेलाई है यानी कोन है, इसके साइड में यहाँ स्पोरेंजिया यानी सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है। क्लियर? डन है यहां तक? तो ये स्पोरेंजिया के अंदर वैसे तो कुछ सेल्स होती हैं, इन सेल्स को स्पोर मदर सेल्स बोलते हैं। स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होती है, यानी रिडक्शन डिवीजन होती है, और क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। यहां तक क्लियर? ये स्पोर जर्मिनेट कर स्मॉल मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग गेमेटोफाइट बनाते हैं, जिस गेमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं? प्रोथैलस बोलते हैं। और इस सारे मैकेनिज्म में फर्टिलाइजेशन के लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी इन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ये कुछ सर्टेन एरियाज तक ही रिस्ट्रिक्टेड है जहां इनको वाटर मिल पाए। हर जगह पर ये नहीं मिलेंगे, टेरिडोफाइट्स हर जगह पर हमें नहीं मिलेंगे। इनको ग्रो करने के लिए कूल, डैम, शेडी प्लेस चाहिए और साथ साथ में वाटर चाहिए, इसीलिए इनकी जो
मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में ही मिलते हैं। देखो सिलेचिलेला, इसमें आप ये देख सकते हो, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है स्पोरोफिल्स है, ये अरेंज्ड है कोन्स में। ऐसे ही इक्विसेटम में भी आप देखो ये ऐसे कोन्स बने हुए हैं कंपैक्टली अरेंज, जिसको स्ट्रोबिलस बोलते हैं या फिर हम कोन भी बोल देते हैं। ऐसे ही एक एग्जाम्पल आप फर्न पढ़ रहे हो, और फिर सेल्विनिया भी इसका एक एग्जाम्पल है कि आप पढ़ रहे हो। अब ये 2025 में ये पूरा ऐसे PYQ आया हुआ था, इसको देखो। मैंने कहा गेमेटोफाइट जो है यहाँ पर, मतलब जो गेमेटोफाइट है, मेन प्लांट बॉडी तो स्पोरोफाइट है, पर यहाँ हम गेमेटोफाइट की बात करें। गेमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को हम बोल रहे हैं एंथ्रीडिया, जो कि जो गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, जिन गैमेट्स को हम एंथ्रोजॉइड्स बोल रहे हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनिया। एंथ्रोजॉइड पानी के थ्रू ट्रेवल कर कर आर्किगोनिया के माउथ तक जाएंगे। अब ये एंथ्रीडिया यानी मेल गैमेट और एग मिलकर जाइगोट बना देंगे, जो कि 2n स्ट्रक्चर होगा। ये जाइगोट आगे जाकर मेन प्लांट बॉडी यानी स्पोरोफाइट को जन्म दे देंगे। क्लियर है? तो क्या था, गेमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन है, इवेंचुअली फर्टिलाइजेशन होकर मेन प्लांट बॉडी यानी स्पोरोफाइट बन जाएंगे। फिर देखो यहाँ पर हमें मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स में होमोस्पोरस कंडीशन दिखती है। होमो मींस सेम, सारे स्पोर एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, ये भी 2025 का क्वेश्चन है। लेकिन कुछ जगह पर हमें ये देखने को मिलता है कि हेटेरोस्पोरस कंडीशन है, मतलब डिफरेंट तरह के स्पोर्स हैं। जैसे अगर स्पोर्स बड़े बड़े होंगे मैक्रो बोलेंगे, और स्मॉल स्पोर होंगे तो हम क्या बोलेंगे, माइक्रो। ये 2023 का क्वेश्चन है। टेरिडोफाइट्स में बच्चों हम 4 क्लासेस पढ़ते हैं। पहली है सिलोप्सिडा, फिर लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल है सिलोटम, याद कर लो। लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल है सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। उसके बाद स्पेनोप्सिडा का एग्जाम्पल है इक्विसेटम, और टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल है ड्रायोपटेरिस, पटेरिस और एडियंटम। देखो ये कुछ एग्जाम्पल तो याद हो जाएंगे, जैसे सिलोप्सिडा से सिलोटम याद हो जाएगा, लाइकोप्सिडा से लाइकोपोडियम याद हो जाएगा, सिलेजिनेला आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे स्पेनोप्सिडा से इक्विसेटम आपको याद करना पड़ेगा। टेरोप्सिडा से ड्रायोपटेरिस और पटेरिस याद हो जाएगा। एडियंटम आपको याद करना पड़ेगा। लास्ट जो हमने डिवीजन पढ़नी है, वैसे तो एंजियोस्पर्म के बारे में भी हम पढ़ते थे पहले, पर न्यू एनसीईआरटी का वो पार्ट नहीं है। और +2 का जो फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वो पूरा चैप्टर ही एंजियोस्पर्म्स के बारे में है। तो ये लास्ट हमने जो डिवीजन पढ़नी है वो हमने पढ़नी है जिम्नोस्पर्म्स। अब तक भी आप इस लेक्चर में हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे रिव्यूज लिख लो, और कमेंट सेक्शन में बताओ अगला चैप्टर में कौन सा डालूं। साथ ही साथ कमेंट्स में एक पिन कमेंट है जिसमें मैंने इन नोट्स का लिंक दिया, वहां से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। 199 रुपी आपको विद एप्लीकेशन चार्जेस पड़ेगा। वैसे वो 174 रुपी उसकी फुल नोट्स की 11th की कॉस्ट है, और 12th की उससे थोड़ी सी कम है। तो देखो जिम्नोस्पर्म्स की हम बात करते हैं। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड्स। पहली बात तो यहाँ पर साफ है, ये याद रखो, ओव्यूल आगे जाकर सीड बनाते हैं। और क्योंकि यहाँ पर ये सीड्स फर्टिलाइजेशन से पहले या फर्टिलाइजेशन के बाद ये कवर्ड नहीं होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं कि ये नेकेड है, मतलब बिना किसी कवरिंग के प्रेजेंट है। इसीलिए बस इनको हम जिम्नोस्पर्म बोल रहे हैं। यानी ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल्स एंड रिमेन, मतलब ऐसे ही रहते हैं वो, ये एनक्लोज्ड नहीं आएगा, यहाँ नेक्ड आएगा, रिमेन्ड नेक्ड बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर मीडियम टॉल ट्रीज और श्रब्स मिलेंगे, यानी हर्ब्स यहाँ नहीं मिलेंगे। एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं जाइंट रेडवुड ट्री का, जिसको हम सेक्विया भी बोलते हैं, ये टॉलेस्ट ट्री है। रूट्स यहाँ टैप रूट मिल सकती है। अब यहाँ पर क्या होता है ना, इनके रूट्स के साथ फंजाई एसोसिएट होती है, और आपको पता है फंजाई और रूट के एसोसिएशन को माइकोराइजा बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है पाइनस। साइकस में जो रूट्स होती हैं वो कोलोरॉइड रूट्स होती हैं, और वो साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाती है। यहाँ पर स्टेम ब्रांच हो सकती है पाइनस और केडार के केस में, या अनब्रांच हो सकती है साइकस के केस में। लीव्स सिंपल हो सकती है, कंपाउंड हो सकती है। जैसे साइकस के पास पिनेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं कुछ ईयर्स तक। लीव्स वेल अडेप्टेड होती हैं हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और विंड को अडेप्ट करने के लिए। 2016 में पूछा गया। कॉनिफर्स की बात करोगे तो यहाँ नीडल लाइक वो होती है, लीव्स होती हैं, जो कि हमें हिली एरियाज में मिलती हैं। नीडल लाइक लीव्स क्या करेंगी, वाटर होल्ड करके रखेंगी, मतलब लॉस ऑफ वाटर नहीं होने देंगी, तो ये प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर को। क्यूटिकल थिक होगी तो वो भी वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगी। संकन स्टोमेटा यानी धसा हुआ स्टोमेटा होगा, बिल्कुल अंदर की तरफ होगा, तो ये भी ये रिड्यूस करेगा वाटर लॉस। अभी आपने ऊपर पढ़ा टेरिडोफाइट्स में कि ज्यादातर में होमोस्पोर्स होंगे, यहाँ पर हमने पढ़ा था कहीं पर होमोस्पोर होंगे, और कहीं जगह पर हमें हेट्रोस्पोर्स मिल जाएंगे। जिम्नोस्पोर्स में आप देखो कि आप हेट्रोस्पोर्स कंडीशन देख रहे हो,
हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर हो सकते हैं, माइक्रोस्पोर जो आगे मेल स्पोर्स होंगे, और मेगा स्पोर्स हो सकते हैं यानी कि फीमेल स्पोर्स हो सकते हैं। स्पोर्स एक स्पोरेंजिया यानी सैक के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और ये सैक लीव्स के पास अरेंज होते हैं, उन लीव्स को हम स्पोरोफिल बोल रहे हैं। तो ये लीव्स हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिनको स्पोरोफिल बोल रहे हैं, और यहाँ स्पोरेंजिया सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या है, स्पोर्स। ये स्पोरोफिल कंपैक्ट होकर क्या बनाते हैं, स्ट्रोबिलाई और कोन बना देते हैं। अब यहाँ पर स्पोर दो तरह के मिल सकते हैं, माइक्रो होंगे तो वो मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, मेगा होंगे तो वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। याद रखना, कुछ ऐसे प्लांट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, कुछ ऐसे जिम्नोस्पर्म्स मिलेंगे जिसमें माइक्रो और मेगा दोनों स्पोर हैं एक ही कोन के ऊपर, जैसे पाइनस इसका एग्जांपल है, यानी वो बाइसेक्सुअल होंगे। या फिर डिफरेंट कोन्स पे, एक कोन पे अलग कोन पे, मतलब कुछ कोन पे सिर्फ माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है और कुछ पे सिर्फ मेगास्पोर प्रेजेंट है, यानी यूनिसेक्सुअल कंडीशन होगी। इसका एग्जांपल हम पढ़ेंगे साइकस। अब देखो, ये जो मेल गैमेटोफाइट है यानी माइक्रोफाइट है, मतलब माइक्रोस्पोर है, मेल गैमेटोफाइट है, ये हाईली रिड्यूस होते हैं और इनका जो सेल नंबर होता है वो भी लिमिटेड होता है। यही आगे जाकर म्योसिस कर पोलन ग्रेन बनाते हैं। ठीक है, कहाँ हो रहा है ये सब, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हो रहा है। वो जो सैक है जिसके अंदर हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहे हैं। ठीक है, फीमेल में क्या होता है ना, देखो ऐसे ओव्यूल, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, ऐसे अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिसको न्यूसेलस बोलते हैं, और बाहर कवरिंग होती है जिसको हम इंटेगुमेंट बोलते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम ओव्यूल बोलते हैं। अब ये जो न्यूसेलस में सेल्स होती हैं, इनमें कुछ सेल्स जिनको हम मेगास्पोर मदर सेल बोलेंगे, वो आगे म्योसिस कर फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएंगे। तो वही लिखा हुआ है, मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट होती है न्यूसेलस के सेल्स में, न्यूसेलस एनवेलप से प्रोटेक्टेड है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को ओव्यूल बोल रहे हैं। ओव्यूल जिन स्पोरोफिल्स पे होगा उनको मेगास्पोरोफिल्स बोलेंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा फीमेल गैमेटोफाइट को मेगास्पोरोफिल भी बोल रहे हैं हम। ठीक है, अब ये मेगास्पोरोफिल जो है, मेगास्पोर मदर सेल्स जो है, ये माइटोटिकली रिडक्शनल डिवीजन से डिवाइड करेंगे। 4 मेगास्पोर बनेंगे, जिसमें से 3 जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं, और एक आगे क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, और इसी फीमेल गैमेटोफाइट के पास 2 या 2 से ज्यादा क्या होंगे, आर्के गोनिया होंगे। अब देखो, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो 2020, 2015, 14 और 13 में पूछी गई है। अनलाइक ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस थी, पर जिम्नोस्पर्म में नहीं है। यहाँ पर ये जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है, ये स्पोरेंजिया के अंदर ही रिटेन रहते हैं स्पोरोफाइट्स के साथ। ठीक है, पोलन ग्रेन रिलीज होती है माइक्रोस्पोरेंजियम से, उसके बाद ये पोलन ग्रेन एयर करंट्स के थ्रू मेगास्पोरोफिल्स के साथ कांटेक्ट में आती है, और ऐसे ही यहाँ पर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद हमें पता है जाइगोट डेवलप होगा। जाइगोट जो है फर्टिलाइजेशन के बाद किस में चेंज हो जाता है, एम्ब्रियो में। इसी तरह से ओव्यूल्स चेंज होते हैं सीड्स में। अब यहाँ ओव्यूल्स फ्रूट बॉल से कवर्ड नहीं है, यानी यहाँ जो सीड्स है ये क्या होंगे, कवर्ड नहीं होंगे, ये नेकेड होंगे, इसीलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं, जिम्नोस्पर्म बोल रहे हैं। लास्ट थोड़ी सी बात हम करेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। इसके बारे में +2 में जो फर्स्ट चैप्टर है वो डिटेल में है, एनसीईआरटी से ये पहले एनलार्ज था थोड़ा, अब कट चुका है। एंजियोस्पर्म मतलब इनके पास फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ सीड्स एनक्लोज्ड होते हैं फ्रूट से। जिम्नोस्पर्म में सीड्स एनक्लोज नहीं होते हैं फ्रूट से। एंजियोस्पर्म जो कि फ्लावरिंग प्लांट है, यहाँ फ्लावर होता है, फ्रूट होता है, सीड्स फ्रूट से एनक्लोज होते हैं। वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में मिल जाएंगे, साइज वेरी करेगा, जैसे स्मॉलेस्ट वोल्फिया हम पढ़ते हैं, और लार्जेस्ट टॉलेस्ट हम पढ़ते हैं यूकलिप्टस, जिसकी 100 मीटर तक क्या है, लेंथ है। फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन की तरह यूज होते हैं। 2 क्लासेस हैं, डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स। डाइकोटिलेडन्स मतलब जिनके पास 2 कोटिलेडन्स है, और मोनोकोटिलेडन्स मतलब जिनके पास एक ही कोटिलेडन है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। टेलीग्राम का लिंक दिया आपको नीचे, आप टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, मतलब टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ताकि रात को 10 बजे तक एमसीक्यू लगा सको, डेली हम लगाते हैं। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना ऐसे नोट्स के लिए, कुछ नोट्स के सैंपल उसमें फ्री में है, कुछ ट्रिक्स वगैरह भी हम उस पर डालते रहते हैं। ये नोट्स लेने के लिए आप बाइक्यूल्स ऐप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैंने दे दिया बायो में भी और कमेंट सेक्शन में भी, और वहां से आप बहुत सस्ते रीजनेबल रेट पे इन नोट्स को ले सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में अपने पॉजिटिव रिव्यूज देना, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, खुद को बहुत बहुत प्यार देना। बेस्ट ऑफ लक।